Welcome back. CSS PMS material available here. माय नेम इज सलीम अहमद। मैं बहुत वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम आता है, कैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, कैसे लिखना होता है। सब कुछ मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्विकली मैं सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस करता जाऊँगा। आप सुने, हमारा टॉपिक ये है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमने स्टार्ट किया है लेक्चर, जिसमें आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी के बेस क्या है, कुरान सुन्नत, ये सब कुछ आइडियोलॉजी के बारे में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये सब कुछ डिस्कस किया है। और उसके बाद अल्लामा इकबाल और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या बोला। आज का लास्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का लास्ट लेक्चर है, जिसमें अल्लामा इकबाल का हो गया है। आज का लास्ट लेक्चर है जिसमें कायदे-ए-आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, आज इसको पूरा करके कंक्लूजन करेंगे। देखो कि कायदे-ए-आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म ने कैसे देखा और कैसे एक्सप्लेन किया और कैसे उसको आगे लेके चले। अब आप देखें, सबसे पहले कायदे-ए-आज़म भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, अल्लामा इकबाल की तरह। कायदे-ए-आज़म भी अल्लामा इकबाल की तरह कॉलोनाइजेशन यानी जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उसके खिलाफ थे, और ये भी कॉलोनाइजेशन के खिलाफ थे। अल्लामा इकबाल भी खिलाफ थे, कायदे-ए-आज़म भी खिलाफ थे, और ये भी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। ठीक, अब आप आगे देखें। उसके बाद एक ही करे कहाँ गया यार, चाहते अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाला जाए, और कायदे-ए-आज़म ने कहा उसका एक ही तरीका है कि यूनिटी पैदा की जाए, हिंदू मुसलमानों की यूनिटी पैदा की जाए, हिंदू मुसलमानों के अंदर यूनिटी पैदा की जाए, हिंदू मुसलमानों की मतलब के साथ मिलके चलना चाहिए, यूनिटी मतलब के इत्तेहाद, ताकि ये मिलके काम कर सकें। इस वजह से कायदे-ए-आज़म ने कांग्रेस को भी सबसे पहले ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग से पहले कायदे-ए-आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जो कांग्रेसी हिंदूस थे उनसे बहुत ज़्यादा मुत्तरी थे। तो इसी वजह से जो है वो उसके थॉट्स को प्रमोट करते रहे। ठीक है, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बनी, कांग्रेस जो 1800 में बनी, इसका लेक्चर आएगा। यहाँ पर जो जो टॉपिक्स अंदर आएंगे ना, उसका एक एक अलग अलग लेक्चर आएगा कि उसमें क्या क्या था, वो मैं अपलोड करता जाऊँगा। अभी यहाँ पर बहुत लेक्चर होंगे जो कि मैंने आइडियल ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से, ये क्वेश्चन पेपर है ना उसका सॉल्व हो रहा है। आप ऐसा समझे कि एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था ना, आइडियोलॉजी पाकिस्तान बेस किसके ऊपर करती है और कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब एवोल्यूशन में जो जो टॉपिक्स आते हैं ना वो हम डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे। उसके नोट्स भी इंग्लिश में मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे उर्दू में जो भी मैं ये बताता जा रहा हूँ, जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये सारी एज इट इंग्लिश में इन सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट किया है अच्छी तरीके से। अगर आप वो लेके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इंशाल्लाह 100% आप पास करेंगे। अगर उर्दू में अच्छी तरीके से याद होगा ना, इंग्लिश आ जाएगी इंशाल्लाह। अब आप देखें, कांग्रेस जो मिनिस्ट्री, कांग्रेस हिंदूज थे ना, वो उनको मतलब कि अपनी मफाद के लिए काम कर रहे थे। मुसलमानों को वो कुछ नहीं समझते, मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से जो वो उसके थाट्स को
मतलब कि कायदे आज़म उनकी ठाट्स को कांग्रेस वाली जो कांग्रेस में जो मुसलमान थे, जो लोग थे, हिंदू थे, सब बहुत कौमों की ये कांग्रेस थी, ठीक है, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो कांग्रेस एक क्या है जो आजकल पीपल्स पार्टी है, पीएमएल है, पीटीआई है, ये जो जमायतें हैं ना, ऐसे ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस वहाँ पर ऐसे ही जमायतें थी, ऐसे ही पार्टी थी, ठीक है। अब आगे चले। फिर हमने देखा कि लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ। देखा हमने लखनऊ पैक्ट में कायदे आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नाम दे दिया गया। अब एम्बेसडर की मैं मीनिंग यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एम्बेसडर ही लिखा, यहाँ पर मैं उर्दू पर लिखता ना तो फिर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते ना, फिर आपको मुश्किलात होती। अगर ये आप उर्दू में लिखेंगे, जो जो लफ्ज़ मैं इंग्लिश में बीच में लिखता हूँ वो एज इट इंग्लिश में याद करेंगे ना, तो मुश्किल लफ्ज़ यही होते हैं जो मैंने बीच बीच में यूज़ किए हैं। बाकी ऊपर वाले नीचे वाले जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं ना, उनको मैंने बीच बीच में ऐड किया होता है, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो। बाद में भी आप एम्बेसडर लिख कर सेंटेंस अपना ट्रांसलेट आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी आता है कि सरोजिनी नायडू थी जिन्होंने कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर का टाइटल दिया था, ठीक है। अब एम्बेसडर का मतलब ये होता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जाके उन दोनों के बीच में लखनऊ पैक्ट में ये बातें हुई थी, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट में एम्बेसडर का जो है ना टाइटल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब के टाइटल ये कायदे आज़म को मिला था कि ये एम्बेसडर है किसके, हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी के। मतलब ये कायदे आज़म एम्बेसडर थे, बीच में थे, हिंदू और मुसलमानों को मिला रहे थे, उनकी एडवोकेट कर रहे थे, ताकि ये एक हो जाए, यूनिटी पैदा हो इनमें, ठीक है, इकट्ठे हो जाएं, साथ हो जाएं। यूनिटी को नाम दे दिया गया, कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नाम दे दिया गया, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में कायदे आज़म एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे, हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने 1920 के अंदर कांग्रेस छोड़ दी। तो जब कायदे आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी तो कुछ टाइम के लिए पॉलिटिक्स से दूर रहे, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा पॉलिटिक्स में इन हुए, मतलब कि फिर से पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स ने कांग्रेस के बाद छोड़ दी थी, ठीक है। ये सारे लेक्चर आगे मैं कवर करता जाऊंगा, अभी तो ये मैं क्वेश्चन पेपर हल कर रहा हूँ। तो इन्होंने महसूस किया कि भाई अब अगर काम करना है तो मुसलमानों के लिए काम करना है, क्योंकि मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ पर आप देखें, कायदे आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी थी, पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। बाद में उसने सोचा कि मुसलमानों के राइट्स ने की प्रोटेक्शन नहीं, मुसलमान ख़तरे में हैं और उनको राइट्स नहीं मिले, तो फिर इसने कहा अब अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी है और मुसलमानों के लिए काम करना है, ऐसा कायदे हमने सोच कर फिर से पॉलिटिक्स में इन हो गए, ठीक है। अब आप देखें कि मुसलमानों के लिए राइट्स के लिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू वो मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। फिर हमने देखा 1929 के अंदर कायदे आज़म ने 40 पॉइंट्स दिए। ये पॉइंट्स मानेंगे तो ये पॉइंट्स कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, अगर ये 14 पॉइंट्स कायदे आज़म के मानेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कायदे आज़म ने ये बात की और
बस इस पे अड़े रहे। और 1937 की इलेक्शन हुई थी, ये पूरा लेक्चर आएगा, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वाला और मुस्लिम लीग वाला, कांग्रेस वाला, ये कब बनी और इसमें क्या क्या था, इनमें क्या क्या थी, ये सारे MCQs भी आते हैं। तो अभी ये 1937 की इलेक्शन थी, इसमें जो जो हुआ था फुल एक टॉपिक है, मैं वो भी अपलोड करूँगा आने वाले वक्त में। तो इस इलेक्शन में कायदे आज़म ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कायदे आज़म को इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। इन इलेक्शन में कायदे आज़म मुस्लिम लीग मुसलमान नहीं जीते, क्योंकि वहाँ पर अक्सरियत हिंदुओं की तो वही जीते थे। वेस्टर्न जो थी ना डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी थी ना वहाँ, उस पर मतलब कि अमेरिकी मतलब कि बरतानवी सिस्टम डेमोक्रेसी, जो कि जिसकी अक्सरियत जिसके लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर तो फिर राइट्स मुसलमानों को मिलने ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू बहुत थे और वो मुसलमानों कभी जीत नहीं सकते थे। मुसलमानों की अक्सरियत बहुत छोटी थी, लोग माइनॉरिटी के अंदर थे मुसलमान और मेजॉरिटी के थे हिंदू। तो कैसे इलेक्शन में मुसलमान जीते? तो यहाँ पर कायदे आज़म ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन इलेक्शन का मुसलमान हार गए। और उसके बाद इस 1937 की इलेक्शन में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया गया था। मैं आगे उस लेक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि मस्जिद में सूअर छोड़े गए थे और आज़ान के टाइम ढोल बजाते थे, बहुत मतलब कि वहाँ पर उन मुसलमानों के साथ बदसलूकी की जाती थी। वो इलेक्शन वाले लेक्चर में आगे चल के मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री पाकिस्तान की पूरी कवर करनी है तो ये टॉपिक सारे आएंगे। अभी आप देखें कि कायदे आज़म इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन कायदे आज़म ने स्ट्रगल करते रहे, फिर भी कायदे आज़म उसके बाद भी स्ट्रगल करते रहे। फिर लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के अंदर के बाद टोटली एक किस्म का पैराडाइम शिफ्ट हो गया। जैसा कि लाहौर रेजोल्यूशन में कायदे आज़म ने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हम एक अलग वतन चाहिए, हमें एक अलग वतन चाहिए जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कौम नहीं बल्कि ये कौमों का जमे वफ़ीर है। कायदे आज़म ने ये कहा था। इसलिए मुसलमान किसी भी तरह से अक़लियत नहीं हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि ये पूरी की पूरी एक कौम की हैसियत रखती है। इस वजह से हम एक वतन चाहिए। उसके बाद पेशावर में एड्रेस करते कायदे आज़म ने पेशावर में एड्रेस करते हुए कायदे आज़म ने 1945 के अंदर ये कहा था, हमें ना हिंदुओं से कुछ लेना देना है ना अंग्रेज़ों से कुछ लेना देना है। इवन ये दोनों एक साथ इकट्ठे भी हो जाएं तो भी हमारी इनके खिलाफ जंग होगी। कायदे आज़म ने ये कहा। पेशावर में एड्रेस करते हुए कायदे आज़म ने कहा, हिंदू मुसलमान साथ भी हो जाएं तो हमारी इनसे जंग ही रहेगी, हमारी इनके खिलाफ जंग ही रहेगी। हमें अलग वतन हासिल करना है। इसी तरह से 1944 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अपलोड करूँगा 1857 वाला। और उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मूवमेंट जो शुरू हुई थी वो, उसके बाद नदरतुल उलमा इस्लाम, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद। ये पूरी हिस्ट्री एक टॉपिक कवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। अभी आप आगे चलें। यूनिवर्सिटी के अंदर कायदे आज़म ने स्पीच की और ये स्पीच बहुत ही फिलोसॉफिटिकल स्पीच थी। स्पीच के अंदर इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि बताने की कोशिश की, किसने? कायदे आज़म ने इस बात पे जोर दिया और बताने की कोशिश की कि ये स्टूडेंट्स को स्पीच कर रहे थे, करते हुए कहा यूनिवर्सिटी में। और बाद में कायदे आज़म पाकिस्तान हासिल करने के बाद ये भी कहा था 1947 में कि
अब आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना है। पाकिस्तान आज़ाद करने के बाद स्टूडेंट को कायदे आज़म ने ये कहा था, आप स्टडी करें, सियासत से आप दूर रहें, ठीक है। तो पहले इसने कहा था, ये स्पीच करते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कायदे आज़म ने कहा, इस बात पे जोर दिया, बताने की कोशिश की कि स्टूडेंट को स्पीच करते हुए कहा, आपने सोचा कि आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ये है कि हम क्यों पाकिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारी फाइट है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या हिंदुओं के ख़िलाफ़, नहीं। ये बहुत ही पॉजिटिव बात की है कायदे आज़म ने। जंग नहीं है किसी के ख़िलाफ़, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हमारे सब अपने ही हैं, लेकिन हमें एक अलग वतन चाहिए, ये अच्छी बात है। हम क्यों कर रहे हैं, इसी लिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसलिए कर रहे हैं। पाकिस्तान वतन अलग की मुतालबा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम एक टोटली सेपरेट कोड ऑफ लाइफ है। अब कोड ऑफ लाइफ मतलब कि ज़ाब्ता हयात, मतलब कि पूरी ज़िंदगी का जो भी है ना, वो हमारा दीन इस्लाम में हर चीज़ ज़िंदगी के बारे में, दुनिया में जो भी काम है, जो भी इंसानों के मसाइल हैं, वो सारे कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, हल उनके मौजूद हैं। उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कोई भी दुनिया का ज़िंदगी का मसला हो, वो हमको उसमें मिल जाता है। इस्लाम एक टोटली सेपरेट कोड ऑफ लाइफ है, तो इसलिए टोटली सेपरेट कोड ऑफ लाइफ है ना, तो हम पाकिस्तान का एक अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं। यानी उस वक्त कायदे आज़म ने वहाँ पे ये कोशिश की कि ये सोच सकें, स्टूडेंट मतलब कि सोच सकें क्यों हम पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने टॉक हुई थी 1944 के अंदर, उसमें भी हमने देखा गांधी ने अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर, फ़िलासफ़ी के थ्रू फिर वही बात की कि भाई आप हो, आप लेकिन आप मुस्लिम हो, लेकिन सेकंड पे आप मुस्लिम हो, फर्स्ट पे आप हिंदुस्तानी हो। तो कायदे आज़म ने इस बात को मानने से इनकार किया, क्योंकि कायदे आज़म ये जानते थे वो मानेंगे तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में फिर क्या होगा। जैसे हमने पीछे देखा जो आजकल इंडिया के मुसलमानों के साथ हो रहा है, उनके साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है। यहाँ पर हम हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट की जाती है, हमारे सियासतदान भी हिंदुओं की यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, और मतलब कि मुसलमानों के साथ इंडिया में। तो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, तो इस वजह से वो नहीं माने, अपने बात पे अड़े रहे। कायदे आज़म अपनी बात पे अड़े रहे। वो गांधी की जो फिलासफिकल बात की, फर्स्ट आप हिंदुस्तानी है, सेकंड आप मुसलमान है, ये कायदे आज़म ने मानने से इनकार कर दिया। तो अपनी बात पर कायदे आज़म अड़े रहे, क्योंकि उसने 1937 की जो इलेक्शन हुई थी ना, उसमें कायदे आज़म ने देखा था कि हिंदुओं ने किस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म किया था, तो हासिल किया। इसलिए हमने 1974 को पाकिस्तान को हासिल किया कायदे आज़म की सरबराही में। अब हम कंक्लूड करते हैं ये यहाँ पर, ये हमने देखा कि किस तरह से कायदे आज़म की आइडियोलॉजी का बेस बिल्ड करते
लीडरशिप के हवाले से, थॉट्स के हवाले से। एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी इस पूरे लेक्चर में के अंदर के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल बेस में तो फ़िलासफ़ी है, वो फ़लसफ़ा है, वो फ़लसफ़ा इस्लाम का फ़लसफ़ा है कि सारे के सारे पाकिस्तान पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस्लाम के ऊपर है, बुनियाद है उसका पाकिस्तान का इस्लाम के ऊपर है। आज इस सारे के सारे फिलासफी थॉट्स लीडरशिप के अंदर हमने देखा। लीडरशिप मतलब कि जो जो हमारे कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, जो जो ये सारे हमारे लीडर आए, उन लीडरशिप की और उन सोच की, एक आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जो आई पूरी इस लेक्चर में, वो हमने देखी कि आइडियोलॉजी किसके ऊपर बेस करती है। फ़लसफ़ा जो था वो इस्लाम का फ़लसफ़ा था जिसके ऊपर बेस करती है। तो कायद-ए-आज़म ने इस्लाम का फ़लसफ़ा है कि सारे के सारे पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर बुनियाद रखी गई, इस्लाम के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज वो लोग जो लिबरल पाकिस्तान की बात करते हैं, एक डिबेट चलती है अभी भी प्रेजेंट में, ये डिबेट चलती है यूट्यूब पर भी, बहुत लेक्चर हैं, ऐसी डिबेट करते हैं लोग। अगर हमें लिबरल पाकिस्तान भी चाहिए होता तो यहाँ सवाल ये है कि तो पाकिस्तान क्यों बनाया, तो हिंदुस्तान के अंदर ही रहते लिबरल पाकिस्तान बनाया जाता है। लिबरल मतलब कि एक सिस्टम है पूरा, एक लिबरल होता है, एक और मज़हबी होता है, ठीक है, और मज़हब के ऊपर बुनियाद रखी जाती है। जो कि मज़हब के ऊपर बुनियाद होती है तो वो फिर अल्लाह ताला की उसमें सॉवरेंटी होती है, वो फिर अल्लाह ताला के इस्लाम के मुताबिक ही, दीन के मुताबिक ही, इस रिलीजन के मुताबिक ही चलना होता है। लेकिन लिबरल में हर कोई आज़ाद होता है अपनी अपनी, मतलब कि जैसे अंग्रेज़ों के सिस्टम ख़राब है, और मतलब कि अंग्रेज़ों का जो सिस्टम है अच्छा है, अल्लाह खुश रखे। तो ये डिबेट चलती है, पाकिस्तान होता तो सवाल ये है तो पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, हिंदुस्तान के अंदर ही रहते, जैसे आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, पता है सबको। हमने उनके हालात देखे हैं, हमने उनके हालात भी देखे हैं, मतलब हमने इस्लाम के लिए पाकिस्तान बनाया है, इसलिए ये इस्लाम के ऊपर बेस करता है। एंड दिस lecture here. CSSPM and material available here. Thank you. Keep watching. Stay connected. नेक्स्ट लेक्चर में हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वार ऑफ इंडिपेंडेंस से ही क्वेश्चन पेपर शुरू होते हैं जो कि हमें डिटेल में लिखने होते हैं। बाकी जो भी हिस्ट्री पीछे वाली है मोहम्मद बिन कासिम से, वो MCQs आते हैं। माय नेम इज़ सलीम। उर्दू में आसान करके सेंड करता हूँ मटेरियल, आप याद करें उर्दू में। उर्दू में आपके माइंड में नॉलेज होगी, इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट करेंगे, कर देंगे, गारंटी है। कुछ वर्ड्स होंगे जो याद करेंगे, उसके बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।